हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नेहा अवस्थी। पिछली क्लास में हम लोगों ने फोर्स चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी करी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों को जो जहाँ से स्टार्ट करना है वो है इक्विलिब्रियम। क्लियर? अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ कमेंट ऊपर सब्सक्रिप्शन में जाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ पुराने लेक्चर्स को देखिए। नाउ कम टू द टॉपिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए आपको बोलना है कि ये चीज़ एक्चुअली में क्या होती है। तो सबसे पहले इसके लिए दो कंडीशंस हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है, इसके लिए आपके पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली चीज़ तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारा नेट फोर्स ज़ीरो है, अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो उस टाइम भी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और या तो नेट टॉर्क या जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं वो अगर जीरो है तो भी बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? अब अगर नेट फोर्स जीरो है तो उस टाइम हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, अगर नेट फोर्स आपका जीरो है तो इस टाइम हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और अगर नेट टॉर्क या नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होता है तो हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्लियर है? अब हम लोगों को जो स्टडी करना है वो बेसिकली रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में अपने चैप्टर में आगे स्टडी करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के हैं। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? तो अगर बॉडी एक स्टेशनरी है, ठीक है, मतलब रुकी हुई है, तो उस टाइम उस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। ठीक है, लाइक अगर आपने एक टेबल पे एक बुक रख रखी है तो उस टाइम उस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो, क्योंकि बुक टेबल पे एक फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड्स और नीचे से टेबल बुक पे भी एक अपवर्ड्स फोर्स लगा रही है, तो टोटल नेट फोर्स उस पे क्या है, जीरो है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो उस टाइम बुक आपकी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? नाउ सेकंड है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है? यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि जब मोशन है, ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही होती है तभी भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि नेट फोर्स आपका जीरो होता है। तो जब बॉडी मूविंग है और उसके बावजूद अगर आपका नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम में वर्क कर रहे हैं। अब अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो सबसे जो अच्छा एग्जांपल है वो है रेन ड्रॉप का। रेन ड्रॉप्स क्या है कि ऊपर से रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं। ठीक, रेन ड्रॉप्स अगर गिर रही हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट अपथ्रस्ट एक फोर्स जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अपथ्रस्ट क्या कर रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स, इन दोनों को कॉम्बिनेशन, चूंकि एक नीचे लग रहा है एक ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस हम कह देते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो भी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेन ड्रॉप्स होते हैं। क्लियर है? तो अगर आपको स्टैटिक का कोई एग्जांपल देखना है तो आप या तो नॉर्मली कोई बुक लेइंग ऑन द टेबल कह सकते हैं, या आप एक बैलेंस बीम की बात कर सकते हैं, वो स्टैटिक की बात है। और डायनामिक के लिए रेन ड्रॉप है, वो आप इजीली बता सकते हैं कि वो डाउनवर्ड्स गिर रही है, उनमें ग्रेविटेशनल लग रहा है, अपथ्रस्ट उनको ऊपर की तरफ भेज रहा है, नेट फोर्स जीरो लग रहा है और ये डायनामिक में है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, या हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स का प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम का फोर्स का प्रिंसिपल आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं। तो दो चीजें हम लोगों ने देख रखी थी कि एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है और एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका पॉजिटिव में है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका जो है वो नेगेटिव में होता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके इक्वल हो जाते हैं तो यही हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, और इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम के नाम से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नाउ नोट कर लीजिए आप लोग। नाउ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए सबसे पहले एक नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट ले लीजिए।
ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए एक नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जहाँ पर जो उसका हम कोई स्पेसिफिक शेप नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक हमने एक ये नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट ले लिया है। ठीक है, अब इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, मान लिया कि अगर इसको आप इस तरह से बैलेंस करते हैं कि इसका फलक्रम अगर हम यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फलक्रम दें तो हो सकता है वो इस तरह से टिल्ट हो जाए, अगर यहाँ पर कहीं पर इसका फलक्रम हो सकता है वो इधर की तरफ टिल्ट हो जाए। तो एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना होता है जहाँ जिस पॉइंट पे आप अगर उस पॉइंट पे आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, एक स्टेबल कंडीशन में आ जाए। ठीक है, वहां पे इक्विलिब्रियम उसका क्या हो जाए, जीरो, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि नेट फोर्स उसका कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी अबाउट विच द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, या तो उसको टॉर्क कह सकते हैं आप, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ वेट ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज जीरो। क्लियर। अब अगर मान लिया इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स का वेट है अलग अलग, इसके वेट्स W1, W2, W3 इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इधर की तरफ W4, W5, W6 है ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में इसका ये कहां पर आके सेट, एग्जैक्टली ये कहां पर आए कि ना वो इधर की तरफ टिल्ट हो ना इधर की तरफ, तो वो पॉइंट जहां पर आप कह रहे हैं कि हाँ ये पॉइंट है, इस पे रखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट ना इधर घूमेगा ना इधर घूमेगा, ये आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे सारे पार्टिकल्स का वेट मिला के क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये टोटल वेट आ रहा है सारे पार्टिकल्स का वेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो होगा। अब वो जीरो कैसे हो जाता है, हम लोग ये पहले देख चुके हैं कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आप पॉजिटिव में बात करते हैं, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आप नेगेटिव में बात करते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप पिछले वीडियोस में जाके क्लियर कर सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज प्लस एंड माइनस कैसे स्पेसिफाई होता है। नाउ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अगर इक्वल हो जाते हैं जिस पॉइंट पे, वही आपका क्या बन रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट जिसके अलग अलग शेप से उनकी अलग अलग होगी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है वो 3 पॉइंट्स आपके होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है, उसका साइज है और स्ट्रक्चर, इन तीनों पे आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू डिपेंड करती है। अब एक क्वेश्चन आया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करके किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होती है, उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनसाइड द उसके रॉड के होता है, बिल्कुल सेंटर में। सर्कल का अलग होता है, अगर आपने एक रिंग बना रखा है तो उसका अलग होगा, कोन का अलग होगा। ठीक है, हर जो आपके शेप से उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटीज अलग अलग पॉइंट्स पे लाई कर रहे होती हैं। तो अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डिफॉर्म कर दे रहे हैं तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा इनसाइड द ऑब्जेक्ट लाई करता है, नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द ऑब्जेक्ट भी लाई कर सकता है। जैसे सिंपली आपके पास रॉड में इनसाइड होता है, लेकिन अगर आप एक रिंग की बात कर रहे हैं तो रिंग में सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके इधर की तरफ है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि लाई करे, ऑब्जेक्ट के आउटसाइड भी वो लाई कर सकता है। क्लियर है, तो ये 2 चीजें होती हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको बहुत ही रेयर समझ में आने वाली है कि पता नहीं कहीं पे लिखी है कि नहीं, अगर आप सिंपल एक कोन ले लो तो कोन को अगर आप इस तरह से खड़ा करो तो क्या ये पॉसिबल है कि कोन आपका इस तरह से एक पॉइंट पे खड़ा हो जाए, नहीं, इट कांट बी पॉसिबल। लेकिन अगर आप उसको पलट के इस तरह से रख दो तो ये कोन इजिली अपनी पोजीशन पे खड़ा हो सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ज्यादा उसके नीचे लाई करेगी। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कहीं लाई करेगी, इसलिए कोन खड़ा हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर ये इम्पॉसिबल है कि आपका कोन खड़ा हो सके।
ठीक है, तो ये चीजें हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट ऑफ द बॉडी अबाउट विच द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज 0। ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, इसको चाहिए तो नोट कर लीजिए बच्चों। नाउ बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहली चीज आपकी आती है कि मोशन क्या है। अब मोशन क्या है ये समझने के लिए, अगर कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है, अगर कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड थिंग है कि सर्कुलर क्या है। अगर किसी सर्कल में ये मोशन हो रहा है, अगर किसी सर्कल में ये मोशन हो रहा है तो आप कह सकते हैं सर्कुलर। और नेक्स्ट है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि सेम स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर हम तीनों चीजों को कंबाइन कर लें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट मीन्स कोई बॉडी एक सर्कल में अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है और सेम स्पीड पे चेंज कर रही है। क्लियर है। अब अगर मान लिया कि ये कोई एक पॉइंट, ये बॉडी है और ये इसमें मूव कर रही है, तो आप बच्चों ध्यान से देखिए कि हर पॉइंट पे स्पीड इसकी सेम है, हर पॉइंट पे इसकी स्पीड सेम है, बट जो चीज चेंज हो रही है वो क्या है, इसका डायरेक्शन। इस पॉइंट पे ये अपवर्ड्स है, यहाँ पे ये टुवर्ड्स दिस पॉइंट है, इधर ये यहाँ है और यहाँ पर ये इस तरह से है। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप पढ़ते हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट हमें की पॉइंट्स है। पहला है स्पीड रिमेन्स द सेम, दैट मीन्स अ यूनिफॉर्म स्पीड। और सेकेंड चीज जो चेंज होती है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा होता है। ठीक है, कि स्पीड तो सेम है बट हर पॉइंट पे आपका जो डायरेक्शन है वो आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो फोर्सेस आते हैं, जिसमें से पहला जो इम्पोर्टेंट फोर्स होता है वो होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमेशा एक सर्कुलर बॉडी में अप्लाई हो रहा है, एक सर्कल में है। जब मोशन एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। और हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है, आपकी जो बॉडी है उसका जो सेंटर है, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें अंदर की तरफ, उसके सेंटर की तरफ अप्लाई किया जा रहा होगा। अब अगर यहाँ पर ये आपने देखा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है इसमें अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स जो लग रहा है यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। और अगर उसका एक्सेलरेशन ए है तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर, ये इसका सेंटर से इस पॉइंट की क्या होती है, ये जो रेडियस होती है, यहाँ पर आपको दिखाया गया ये आर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एफ आपने निकाला एम वी स्क्वायर बाय आर, ये जो फोर्स है ये फोर्स आपका क्या कहला रहा है, ये फोर्स ही हमारा कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स हमारा है सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट, सिंपल सी बात है, कोई भी फोर्स एक अंदर की तरफ लग रहा है। आप अगर एक धागे से एक ईंट को बांध के रोटेट कर रहे होते हैं तो एक फोर्स क्या होता है, आप जिस पॉइंट से उसको अंदर की तरफ घुसा रहे हैं, अंदर की तरफ फोर्स जो लग रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक और फोर्स लग रहा होता है, अच्छा ये फोर्स तो रियल फोर्स होता है, ये फोर्स आपका रियल फोर्स होता है, बट एक और फोर्स लग रहा होता है, वो फोर्स आपका क्या होता है, अवे द सेंटर लगता है। ठीक है, वो फोर्स आपका अवे द सेंटर लगता है और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जितना फोर्स सेंटर पे अंदर की तरफ लगता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, उतना ही फोर्स सेंटर उस ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ लगा रहा होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये एक टाइप का आपका वर्चुअल फोर्स है या स्यूडो फोर्स भी इसको बोलते हैं। ये चीज हो गई, तो हमेशा जितना फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा। अगर एक की वैल्यू माइनस है तो दूसरे की वैल्यू
प्लस में कंसीडर की जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हमारा टॉपिक खत्म होता है तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके डिस्कस हुए थे, बोर्ड्स में पूछे गए या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, उनके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो तब तक बच्चों स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, and please subscribe the channel. Thank you.